हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो बेसिकली बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर। एक्चुअली मैं श्याम बाबा के दर्शन करने फैमिली के साथ खाटू श्याम गया था। एंड मेरा सोल पर्पस यही था कि जो भी मुझे लाइफ में मिला है उसके लिए उनको बहुत 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 थैंक यू बोलना था और उनके सामने सर झुकाना था। एंड उसके बाद मैंने फैमिली के साथ छोटी सी ट्रिप मारी उदयपुर एंड फाइनली दिल्ली होते हुए कोलकाता वापस आ गया। तो चलिए अब इस वीडियो में बात करेंगे मार्केट्स की। कैसे रहे आज के मार्केट्स, क्या एक्सपेक्टेशंस है कल के मार्केट से। एंड उसके बाद 5 ऐसे स्टॉक डिस्कस करेंगे जिनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी फेवरेबल लग रहा है। एंड इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर कि उन 5 स्टॉक्स में 4 स्टॉक्स में होल्ड करता हूं एंड 5 जो फिफ्थ स्टॉक है उसमें मैं एंट्री लेने की सोच रहा हूं। तो चलिए इसी बात पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का मार्केट तो कुछ कहने ही नहीं है। आज तो रिलायंस ऑलमोस्ट 7% ऊपर बंद हुआ है, जिसके कारण निफ्टी एंड इवन ब्रॉड जो मार्केट्स थे, ब्रॉडर मार्केट्स थे, चाहे वो स्मॉल कैप्स हो मिड कैप्स हो, उन सब ने सपोर्ट किया एंड मार्केट्स में अच्छी खासी धूमधाम देखने को मिली। निफ्टी 50 1.8% ऊपर बंद हुआ है। निफ्टी मिड कैप 100 में अगर देखें तो 1.63% ऊपर बंद हुआ है एंड स्मॉल कैप 100 1.49% अप बंद हुआ है। एंड सेक्टोरल इंडिसेस अगर देखें तो एफएमसीजी को छोड़ के जो नेगेटिव में था, क्योंकि ऑब्वियसली डिफेंसिव सेक्टर है, मार्केट में इतनी ज्यादा तेजी होगी तो एफएमसीजी उतना अच्छा नहीं करेगा। बट उसके अगेंस्ट में बाकी सेक्टर्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया एंड सबसे जो लीडिंग सेक्टर था वो ऑयल एंड गैस, ऑब्वियसली रिलायंस के थ्रू। एंड अगर 15 मिनट्स का चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो आज गैप अप ओपनिंग हुई है और उसके बाद मार्केट्स लगातार ऊपर की तरफ जाते चला गया। तो पॉइंट ये है कि इससे ये लग रहा है कि कल के मार्केट्स में भी तेजी रह सकती है, क्योंकि आज मार्केट ने कोई डिप दिया ही नहीं। तो मार्केट्स काफी स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है एंड रिलायंस आप देखेंगे, यहाँ देखेंगे कि 7% ऊपर बंद हुआ है। तो रिलायंस ने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है आज। तो मुझे नहीं लगता मोमेंटम इतनी जल्दी कम होने वाला है। वैसे डे टू डे में प्रिडिक्ट करना नहीं चाहता, बट कल का मार्केट्स मुझे ऑन एन एवरेज बुलिश लग रहा है। एंड अगर एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो भी आज काफी अच्छा था। ऑलमोस्ट 3:2 का एडवांस डिक्लाइन रेशियो था। ऑलमोस्ट 1500 शेयर्स के आसपास एडवांस किए, जिसके अगेंस्ट में 1000 शेयर्स के आसपास डिक्लाइन किए। एंड एफ आई आई डी आई एस का देखा डेटा देखें तो डी आई आई आज नेट बायर्स थे अराउंड 3000 करोड़ के, एफ आई आई आज 110 करोड़ के नेट बायर्स थे। बट ये पॉजिटिव इसलिए हो जाता है क्योंकि लास्ट फ्यू डेज से एफ आई आई अच्छी खासी सेलिंग कर रहे थे। एंड जो सेबी ने एक्सटेंशन ग्रांट कर दी है एफ पी आई डिस्क्लोजर नॉर्म्स में, उससे एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला मार्केट को। एट द सेम टाइम ग्लोबल मार्केट्स भी सपोर्ट कर रहे थे। एंड अभी अगर यूएस मार्केट्स देखें तो 7:55 हुआ है इंडियन टाइम के हिसाब से, तो 5 मिनट्स बाद यूएस मार्केट्स भी खुल जाएंगे। एंड एज ऑफ नाउ अगर प्री मार्केट्स देखें तो डाउ जोन्स ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 0.1% डाउन है। तो एज ऑफ नाउ इंडियन मार्केट को ग्लोबल मार्केट से या यूएस मार्केट से कोई ज्यादा क्यूज मिलने की आसार नहीं है। अनटिल अनलेस अगर बहुत ज्यादा गिरावट नहीं आती है यूएस मार्केट्स में, तो कल का मार्केट मुझे ओवरऑल पॉजिटिव लगता है। अब आते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ। पहला जो स्टॉक है वो है ग्रेविटा। इनफैक्ट ग्रेविटा को लेकर कुछ मेंबर्स भी कंसर्न हो गए हैं, बट मैं उनसे यही बोलूंगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेविटा अपने 350 से होल्ड कर रहे हैं। मैंने खुद भी 350 के आसपास से या 330 या 350 के आसपास से बाय करना स्टार्ट किया था एंड रेगुलर एवरेजिंग अप की। बट अभी रिसेंट में इसके रिजल्ट्स आए जो उतने ग्रेट नहीं रहे, जिसके कारण काफी प्रेशर में आ गया है अभी शॉर्ट टर्म में। बट एज ऑफ नाउ मैं इतना कंसर्न नहीं हूं, क्योंकि मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूं। एट द सेम टाइम मैंने जो वजह है कि रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हुए उसके पीछे का लॉजिक या जानने की कोशिश की कि ऐसा क्यों हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिजल्ट्स खराब हो सकते हैं, ऑब्वियसली किसी भी बिजनेस में कोई गारंटी नहीं है। कोई एफडी या कोई एक जॉब तो है नहीं कि लगातार एक फिक्स्ड रेट से ऊपर ही जाता जाएगा। बिजनेस है तो ऊपर नीचे चलता रहता है बिजनेस में। एंड अगर बिजनेस में कन्विक्शन है एंड बिजनेस अच्छा है एंड शॉर्ट टर्म के लिए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहीं ना कहीं इन सब जो गिरावट होती है शॉर्ट टर्म में, वो आप अपॉर्चुनिटीज यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पावर मैक प्रोजेक्ट्स मैंने अराउंड 2000 के आसपास से लेना स्टार्ट किया था एंड बीच में ये भी काफी प्रेशर में आ गया था, तो मेंबर्स भी प्रेशर में आ गए थे। बट मैंने खुद भी ऐड किया, मेंबर्स को भी सजेस्ट किया कि आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐड कर सकते हैं एंड आज ही वो ऑलमोस्ट 5000 क्रॉस कर चुका है। तो ग्रेविटा को लेकर अगर रिजल्ट्स पहले देखते हैं, तो रिजल्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि इनकी जो नेट सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर अगर कंसिडर करें तो डिक्लाइन हुई है 789 करोड़ से 758 करोड़। एंड एक्सपोनेंशियली सीक्वेंशियली अगर देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो 836 करोड़ से 758 करोड़ हो गई है।
तो रेवेन्यूज या सेल्स में अच्छी खासी डिक्लाइन आई है। इवन दो मार्जिन्स पे यानी नेट प्रॉफिट पे उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। इनफैक्ट अराउंड 20% की ग्रोथ आई है ईयर ऑन ईयर। नेट प्रॉफिट में 50 करोड़ से ऑलमोस्ट 61 करोड़ हो गई है। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी हल्का फुल्का कुछ इंक्रीज ही हुआ है डिस्पाइट डिक्रीज इन रेवेन्यूज। दैट मीन्स कंपनी ने मार्जिन इंप्रूव की है अपनी, इवन दो सेल्स या वॉल्यूम्स में फर्क आया है। एंड सेल्स एंड वॉल्यूम्स में क्यों फर्क आया है, मैंने मैनेजमेंट की कमेंट्री पढ़ी। मैनेजमेंट का कहना कि जो रेड सी लेकर इशू हो रहा है उसकी वजह से रेड सी में ऑब्वियसली जो पायरेट्स हैं वो ज्यादा काफी एक्टिव हो गए हैं, स्पेशली नियर सोमालिया साइड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनको लॉजिस्टिक्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है। एंड जो रिसाइकल्ड पार्टिकल्स हैं या प्रोक्योरमेंट में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। स्पेसिफिकली जो प्रोक्योरमेंट होती है इनकी एशिया के साथ साथ अफ्रीका से अच्छी खासी प्रोक्योरमेंट होती है। एंड जो रिसाइकल्ड मटेरियल्स हैं, जो ऑलरेडी रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑलरेडी शिप किए जाते हैं यूरोप में, जहां रेड सी की वजह से इश्यूज आ रहे हैं। एंड अगर आप इसको देखेंगे तो सबसे पहले आप देखिए जो इसका प्रोक्योरमेंट नेटवर्क है एशिया से सबसे ज्यादा है, उसके बाद अफ्रीका से है, एंड थोड़ा बहुत यूरोप से है। एंड उसके बाद जो कस्टमर नेटवर्क है इनका वो एशिया में सबसे ज्यादा है, मिडिल ईस्ट में है एंड यूरोप में है। तो यहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है कि स्पेसिफिकली जो प्रोक्योरमेंट हो रही है उसके बाद या तो इंडिया में ट्रांसफर करना, या वहीं अगर रिसाइकल्ड जो प्रोक्योरमेंट हो रही है रॉ मटेरियल्स की, उनको रिसाइकल करके अगर ये यूरोप शिप करना चाहते हैं तो वाया रेड सी वगैरह शिप करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से इनको पायरेट्स वगैरह की प्रॉब्लम को झेलना पड़ रहा है। तो इसी वजह से लॉजिस्टिक प्रॉब्लम आई है। एंड जिनको ये थोड़ा सा आइडिया नहीं है वो ये बता दूं, इंडिया से अगर जो भी गुड शिप होता है वो गल्फ ऑफ ईडन के थ्रू, रेड सी के थ्रू एंड फाइनली मेडिटेरेनियन सी के थ्रू यूरोप जाता है, जो नियर अबाउट 11,600 के आसपास पड़ता है अंटिल लंदन। एंड अगर क्योंकि सोमालिया ये वाली कंट्री है जो एज पे कोना जो निकल रहा है वी शेप में एक तरह से, वो सोमालिया है। यहाँ इसके आसपास अच्छे खासे पायरेट्स एक्टिव हो गए हैं। अभी रिसेंट में आपने न्यूज में काफी पढ़ा होगा या सुना होगा। तो जिसकी वजह से काफी जो शिप्स हैं वो रीरूट हो रही हैं अफ्रीका के नीचे से, एंड जहां पे नियर अबाउट 19,800 किलोमीटर्स हो जाते हैं, तो मोर देन 50% इंक्रीज हो जाता है डिस्टेंस में, जिसकी वजह से फ्यूल कॉस्ट बढ़ रहा है एंड ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लग रहा है एक्सपोर्ट करने में। तो ये कहीं ना कहीं पहले मुझे लगा कि मैनेजमेंट एक्सक्यूज दे रही है अपने खराब परफॉर्मेंस को जस्टिफाई करने के लिए, बट फाइनली मैंने जो पूरा चेक किया तो हाँ, वैलिड लग रहा है ये एक्सक्यूज। एंड मैनेजमेंट ने जो ओवरऑल गाइडेंस रखी है अप टिल फाइनेंशियल ईयर 2027, 35% पीएटी ग्रोथ, पीएटी सीएजीआर, दैट मीन्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सीएजीआर 35% प्लस कंपनी टारगेट कर रही है। तो 35% ग्रोथ अगर प्रॉफिट में आता है ईयरली, तो आई डोंट थिंक मुझे कोई भी या अपने को कोई भी कंसर्न लेने की दरकार है। इनफैक्ट राइट अपॉर्चुनिटी मिलने पे मैं खुद भी ग्रेविटा में और ऐड करूंगा एंड मेंबर्स को भी सजेस्ट करूंगा। और सबसे अच्छी बात है वैल्यूएशन अभी भी बहुत रीजनेबल है, तो इसलिए कंसर्न एकदम ही नहीं है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स। वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स मैंने Q2 के रिजल्ट्स के बाद ऐड किया था अराउंड 4500 पे, मेंबर्स को भी वहीं सजेस्ट किया था। एंड क्योंकि Q2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए थे एंड आज इसके Q3 के रिजल्ट्स आए हैं जो फेनोमिनल रहे हैं। ईयर ऑन ईयर अगर कंसिडर करें तो 357 करोड़ से 408 करोड़ हो गई है सेल्स। एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर कंसिडर करें तो 7% के आसपास सेल्स इंक्रीज की है, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफी हाई हो जाती है, 381 करोड़ से 408 करोड़। एंड अगर ईयर ऑन ईयर नेट प्रॉफिट कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 90% ग्रो किया है नेट प्रॉफिट, 51 करोड़ से 95 करोड़, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 68 करोड़ से 95 करोड़। तो इसी कारण आज इसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला, 10% के आसपास ऊपर बंद हुआ है। एंड अच्छी बात यह है आज भी इसकी जो प्राइस अर्निंग्स रेशियो है वो रीजनेबल है। बट इसमें रिजल्ट्स में एक चीज गौर करने लायक है कि जो इसकी एवरेज मार्जिन देखेंगे वो अराउंड 15 से 20% के बीच में रहती थी, बट इस बार इन्होंने 26% मार्जिन अचीव की है। तो ये कंसर्निंग फैक्टर इसलिए हो जाता है कि ये मार्जिन आगे सस्टेन होगी या नहीं वो देखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ थोड़ा सा इसमें डिप्स का वेट कर सकते हैं, जस्ट इन केस अगर थोड़ा डिप्स आता है तो वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स आप कंसिडर कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा आप जानते हैं पावर सेक्टर वैसे भी बहुत अच्छा कर रहा है, तो वोल्टाइम ट्रांसफॉर्मर्स जो ट्रांसफॉर्मर्स है उनकी डिमांड फ्यूचर में भी अच्छी खासी रहने वाली है। तो जस्ट इन केस ऑब्वियसली इसका 9 में 7,200 के आसपास था एंड आज इसने 10% का जंप लगाया तो 7,900 के आसपास बंद हुआ है ये। तो थोड़ा बहुत अगर डिप मिलता है 3-4% का तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बट इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर, ये कोई भी बाय एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, आपको खुद कंसिडर करके स्टडी करके
बाय या सेल करना है। उसके बाद थर्ड जो स्टॉक है टाटा मोटर्स, ऑब्वियसली इस कंपनी को कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए एंड लोग ऑब्वियसली काफी पहले से होल्ड करते हैं, बट मैंने पर्सनली इसको रिसेंटली ऐड किया है अराउंड 787 लेवल पे। मेंबर्स को भी तभी इन्फॉर्म किया था, वैल्यूएशन इसकी अभी भी रीजनेबल है एंड जो दिसंबर की अपडेट आई है वहां पे जैगुआर लैंड रोवर उसकी सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है। एट द सेम टाइम जो एसयूवी की डिमांड है इंडिया में वो अच्छी खासी इंक्रीज हो रही है, स्पेसिफिकली जो टाटा के पंच एंड निक्सॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी भी डिमांड अच्छी खासी बढ़ रही है। एंड जो रिसेंटली टाटा ने पंच इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया है उसकी ओवरऑल रिव्यू भी काफी अच्छी आ रही है, जो कार रिव्यूअर्स हैं उनके थ्रू एंड यूजर्स के थ्रू। तो इस वजह से मुझे लगता है टाटा पावर आगे भी बहुत अच्छा करने वाला है एंड टेक्निकली भी काफी स्ट्रांग लग रहा है टाटा मोटर्स। एंड अगर आप इसमें देखेंगे तो 9 ईएमए के लगातार ये ऊपर चलता रहता है, अगर हल्का सा डिप भी आता है तो जल्दी ही ये वापस 9 ईएमए के ऊपर चला जाता है। 9 ईएमए ये ब्लू वाली लाइन है एंड यहाँ भी आप देखेंगे तो 9 ईएमए को टच करके आज ये ऊपर की तरफ निकला है, 839 840 टच कर दिया है। तो अगेन ये स्टॉक भी बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रैटेजी लगा के आराम से बिंदास लिया जा सकता है। एंड फोर्थ जो स्टॉक है ये अगेन मैं होल्ड करता हूँ ऑलमोस्ट 673 लेवल से एंड ये ऑलमोस्ट अभी 1450 चल रहा है और रिसेंटली फ्यू वीक्स बैक मैंने मेंबर्स को वापस सजेस्ट किया था कि ये अट्रैक्टिव लग रहा है और इसमें अभी स्क्रीनर में इसके रिजल्ट्स अपडेट हुए नहीं हैं, तो आपको मैं डायरेक्टली बीएससी की वेबसाइट से इसके रिजल्ट्स दिखा देता हूँ। तो इसके जो रिजल्ट्स आप देखेंगे अगर ईयर ऑन ईयर कंसिडर करें तो 136 करोड़ से 207 करोड़ हो गई है सेल्स एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो 191 करोड़ से 207 करोड़ हो गई है सेल्स। अच्छी खासी इंक्रीज देखने को मिली है एंड अगर नेट प्रॉफिट एंड ईपीएस कंसिडर करें तो ईयर ऑन ईयर डबल हो चुका है 5.77 से 11.47 एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो ऑलमोस्ट 10 से 11.5 के आसपास हो गया है, ऑलमोस्ट 15% का इंक्रीज क्वार्टर ऑन क्वार्टर। एंड टेक्निकली भी काफी इंटरेस्टिंग ये लग रहा है, मैं काफी दिन से ये पैटर्न को ट्रैक कर रहा था एंड आज ही इसमें ब्रेकआउट लास्ट हिंट मिल चुका था लास्ट डे इसमें ब्रेकआउट का एंड आज ये कंफर्म हो गया था ब्रेकआउट। तो इस वजह से मैंने मेंबर्स को फिर से सजेस्ट किया कि वेनस पाइप्स काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, जो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा था उसका ब्रेकआउट आज मिल चुका था एंड उसकी वजह आप देख जान सकते हैं क्योंकि जो इसके रिजल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आफ्टर मार्केट आवर्स आए तो इसकी वजह से और ज्यादा अपसाइड मूवमेंट देखने को नहीं मिला वीनस स्वाइप में, बट आई एम वेरी श्योर मार्केट्स इसको पॉजिटिवली रिएक्ट करेगा इन द कमिंग डेज। एंड फाइनली जो फिफ्थ स्टॉक है वो भी मैंने आज ही, इनफैक्ट ये स्टॉक मैं काफी पहले होल्ड भी करता था बट मैंने अच्छा खासा प्रॉफिट बना के इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया था एंड ये जो स्टॉक है टीना रबर, ये भी अगेन रिसाइकलिंग कंपनी है। मोस्ट प्रोबेबली इसका रबर में इसका फोकस ज्यादा है एंड अगर आप इसका रिजल्ट्स देखेंगे तो आज फिनोमिनल आए हैं। ईयर ऑन ईयर अगर कंसिडर करें तो 75 करोड़ से 93 करोड़ की सेल्स हो गई है एंड अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंसिडर करें तो 80 करोड़ से 93 करोड़ की सेल्स हो गई है। तो ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई इसने क्वार्टरली सेल्स एंड प्रॉफिट नंबर्स जनरेट किए हैं। नेट प्रॉफिट 4.7 से ऑलमोस्ट 10 पहुंच गया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंसिडर करें तो भी 7.6 करोड़ से ऑलमोस्ट 10 करोड़ पहुंच चुका है। तो बट अनफॉर्चुनेटली ये भी क्योंकि मैंने मेंबर्स को लाइव मार्केट आज में ही बताया था कि आज इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं एंड इसमें जो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन रहा था उसका ब्रेकआउट आज ही मिल रहा था, तो मैं बोल रहा हूँ मैंने कहा मेंबर्स को टेक्निकली काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये स्टॉक काफी अट्रैक्टिव भी लग रहा है, बट ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क है कि इसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। बट क्योंकि टेक्निकली काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था एंड टेक्निकली ब्रेकआउट भी जैसा लग रहा था पोल एंड फ्लैग का, तो चांसेस यही थे कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे एंड जैसा एक्सपेक्टेड था मार्केट आवर्स के बाद रिजल्ट्स बहुत सुपर्ब आए। तो जस्ट इन केस अगर सुबह अच्छा खासा गैप अप नहीं खुलता है ये, तो इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर किया जा सकता है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसको मैं प्रेजेंटली अभी होल्ड नहीं कर रहा हूँ, बाकी चारों स्टॉक को होल्ड करता हूँ। तो लेट्स सी, मैं खुद भी सुबह डिसाइड करूंगा कि क्या करना है डिपेंडिंग ऑन प्राइस मूवमेंट एंड मेंबर्स को तो तुरंत मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर सजेस्ट कर देता हूं कि मैं पर्सनली क्या कर रहा हूं किसी भी स्टॉक में। चलिए इसी बात पे वीडियो यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।